गरिमा जी के दो बच्चे हैं, अमित और ईशा। अमित की जॉब अमेरिका में होती है और गरिमा जी अक्सर बीमार रहती हैं। ऐसे में घर के अधिकांश निर्णय उनकी बेटी ईशा ही लेती है। घर में अमित की शादी की बात चलती है और काफी जगह बात चलने के बाद आरोही और अमित का रिश्ता जुड़ जाता है। आखिरकार अमित के लिए एक सुंदर और सुशील लड़की मिल ही गई। अब बस आरोही बहू बनकर घर आ जाए, फिर वो ही सब संभाल लेगी। क्यों? वो सब संभाल लेगी क्यों? मैं सब अच्छे से नहीं संभालती हूँ क्या? ऐसी बात नहीं है बेटा, तू भी तो शादी करके जाएगी ना ससुराल। मुझसे तो ज्यादा कुछ होता नहीं है, फिर तेरे पीछे उसे ही तो सब संभालना होगा। अभी तो 2 साल तक तो मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी मम्मी। मेरी शादी के बारे में सोचना भी मत, और भाभी को भी समझा दीजिएगा कि इस घर में मेरा ही कहा माना जाएगा, बस। वो भी अपनी चलाने की कोशिश भी ना करे। ईशा काफी तुनक मिजाजी लड़की थी। घर के डिसीजन लेते लेते वो अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगी थी। कुछ दिनों में प्यारी सी आरोही अमित की दुल्हन बनकर ससुराल आती है। गृह प्रवेश पर वो घबराहट के मारे कलश को जरा जोर से पैर लगाकर गिराती है और ईशा को मौका मिल जाता है। फिर एक तंज के हमले के साथ आरोही का घर में स्वागत होता है। क्या गजब का शॉट मारा है भाभी। कलश को तो आपने बड़ी फुर्ती के साथ स्टाइल से गिराया है। बस ऐसी ही फुर्ती घर के कामों में भी दिखाइएगा आप। वहां पर मौजूद मेहमान इसे ननद का अपनी भाभी के साथ किया एक छोटा सा प्यारा सा मजाक समझकर हंसने लगते हैं, लेकिन अपनी बेटी की तुनक मिजाजी से अच्छी तरह वाकिफ गरिमा जी नाराजगी छुपाते हुए प्यार से कहती है, बस करो ईशा, चलो अब भाभी का हाथ पकड़कर उन्हें हॉल में लेकर आओ। आरोही और अमित कदम आगे बढ़ाने ही लगे थे कि ईशा दोनों हाथों को फैलाकर अपने भाई भाभी का रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है। नो एंट्री, पहले नेक उसके बाद ही आगे कदम बढ़ा सकती हैं भाभी। चलिए दोनों जल्दी से अपनी जेब ढीली कीजिए। ये ले, गांव बसा नहीं और मांगते हाजिर। चलो भाई, आपके तो पैसे आ गए, अब भाभी जी आपकी बारी। चलिए नेक दीजिए और एंट्री कीजिए। भाभी से नेक काहे का भाई, अब तो ये दोनों दो जिस्म एक जान है। जो अमित का है वो आरोही का है। उसने नेक दे दिया, समझो बहू ने दे दिया। अमित तो पूरा के पूरा ही आरोही का है। अब आज से उसी के इशारों पर नाचेगा। तेरा पत्ता आज से कट है लाडो। ऐसे कैसे कट है चाची जी? भैया की लाइफ में मैं पहले आई हूँ, मेरा हक ज्यादा है उन पर। पैसे निकालिए भाई, अंदर नहीं आना है क्या आपको? आरोही घबरा कर नीचे मुंह कर लेती है। अमित समझ जाता है कि आरोही के पास इस समय पैसे नहीं है। वो तुरंत अपनी जेब से 2000 रुपए निकालकर ईशा के हाथ में देता है और कहता है, ये ले तेरी भाभी की तरफ से। अब तो अंदर आने दे मेरी माँ, पैरों की 12 बजी पड़ी है। आरोही भी थक गई होगी। हाँ ईशा, अब बहुत हो गया हंसी मजाक। बहू बेचारी इतने भारी भरकम कपड़े पहनकर परेशान हो रही है। जल्दी से भाभी को अंदर लाकर अच्छे से बैठा दे। ईशा को चाची की बात और आरोही के बजाय अमित का पैसे देना अच्छा नहीं लगता है और उसका मूड उखड़ जाता है। वो बेमन से आरोही का हाथ पकड़कर उसे हॉल में लेकर आती है और सोफे पर बिठाती है। ईशा, भाभी के लिए कुछ ठंडा वगैरह लेकर आओ। देखो कैसे पसीने से भीग गई है बेचारी। चाची जी, मैं भी तो पसीने से ही भीग रही हूँ ना। शादी में काम कर करके थकावट हो रही है, सो अलग। अभी तो मैं आधा घंटा कूलर में बैठूंगी, फिर ही कोई काम करूंगी। हाँ, हाथ में ठंडा लाकर देने के लिए तैयार। क्या मैं नौकर लगी हूँ भाभी की? अगले दिन आरोही की मुंह दिखाई की रस्म होती है और मोहल्ले की महिलाएं नई बहू को देखने के लिए आती है। आरोही स्टाइलिश सी साड़ी में हल्के फुल्के मेकअप और गहनों के साथ बहुत सुंदर लग रही थी। तेरी बहू तो एकदम चांद का टुकड़ा है गरिमा। अब अगला नंबर तेरा ही है ईशा। तू अपनी भाभी से टिप्स इकट्ठा कर ले। देख तो कितने अच्छे से तैयार हुई है। हाँ, आजकल मेकअप कितना ज्यादा थोप लेती है लड़कियां, लेकिन बहू तो बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी है। ईशा, तू भी ऐसे ही सादा सा मेकअप रखना अपनी शादी में। अभी से भाभी से सब सीख ले। मैं भी कम स्टाइलिश नहीं हूँ आंटी जी, जो भाभी से टिप्स लूंगी। वैसे भी मैं किसी से टिप्स नहीं लेती हूँ, बल्कि देती हूँ। मुझे भी अच्छे से मेकअप करना आता है। और भाभी, ये सब आपके मुंह पर झूठी तारीफ कर रही हैं। हाँ, इसे इतना सीरियसली मत ले लीजिएगा। रस्में पूरी होती है और एक एक करके सारे मेहमान लौट जाते हैं। इस दौरान आरोही पूरे परिवार वालों के साथ ईशा का स्वभाव भी अच्छी तरह समझ चुकी थी। शादी के 5वें दिन सुबह आरोही सबको चाय नाश्ता देती है। थोड़ी देर बाद ईशा उठकर आती है और कहती है, भाभी जरा मेरे लिए चाय बना दो। ठीक है ईशा, अभी लाती हूँ। कुछ ही देर में आरोही ट्रे में चाय लेकर आती है और चाय का कप ईशा के हाथ में देती है। आपको किसी ने सिखाया नहीं है क्या भाभी कि सुबह खाली पेट चाय पीने से एसिडिटी हो जाती है? नाश्ता नहीं बना है तो कम से कम बिस्किट ही लेकर आ जाती। नाश्ता तो बना हुआ है ईशा, मुझे लगा कि तुम पहले चाय लोगी उसके बाद नाश्ता करोगी। दुनिया में कॉमन सेंस नाम की भी कोई चीज होती है भाभी। लगता है कि आपके पास उसी चीज की कमी है। आप जाइए और मेरे लिए नाश्ता लेकर आइए, और ये चाय भी ठंडी हो गई है, इसे भी गर्म करके ले आइए।
जुबान तो देखो कितनी चलती है इसकी, मेरा कॉमन सेंस निकालने लगी है। खुद का तो चेक कर लेती एक बार, बड़ों से बात करने तक की तमीज नहीं है इसमें। फर्स्ट डिवीजन में पोस्ट ग्रेजुएट कर चुकी आरोही को अपने कॉमन सेंस पर उठे सवाल पर खूब गुस्सा आता है और वो चाय की ट्रे उठाकर किचन में चली जाती है। उसके चेहरे पर फैली नाराजगी को देखकर ईशा खूब खुश होती है। अब आया मजा, सबकी तारीफ बटोरकर भाभी खुद को ज्यादा ही होशियार समझ रही होगी। उनको चिढ़ाने में मुझे खूब मजा आता है। कैसा चेहरा बनाकर गई है यहाँ से। ईशा घर में सबकी लाडली भी थी। आरोही को पहले दिन से ईशा का खड़ा खड़ा बोलना खटकने लगा था, लेकिन वो डर और संकोच के कारण कुछ कहती नहीं थी। वैसे भी अमित बाहर रहता था, उसे शिकायत करके वो परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन मन में तो वो ईशा को सुना ही सकती थी ना। किचन में अपने आप को तो जाने क्या समझती है, बड़े छोटे का कुछ लिहाज ही नहीं करती है। माना उससे उम्र में बड़ी नहीं हूँ, लेकिन मैं रिश्ते का तो मान रख सकती हूँ ना, और वो भी रिश्ते का तो मान रख सकती है ना। हर वक्त कैची की तरह जुबान चलती रहती है बस। आरोही सोच ही रही होती है कि बाहर से ईशा की आवाज आ जाती है। भाभी और कितना टाइम लगेगा? आज की तारीख में चाय मिल जाएगी ना मुझे? चाय बस गर्म ही करनी थी, आप दूसरी बनाने बैठ गई क्या? क्यों गला फाड़ कर चिल्ला रही है ईशा? अच्छे से भी तो आवाज दे सकती है, थोड़ा अपनी जबान को आराम दे दिया कर। ईशा, ये तुम्हारी चाय और नाश्ता। भाभी, ये चाय है या चाशनी लाकर रख दी है मेरे सामने? मम्मी, आपने भाभी को बताया नहीं क्या कि यहाँ सब फीकी चाय पीते हैं? ऊपर से दूध का तो नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा है चाय में। बहू नहीं है अभी, उसे धीरे धीरे ही तो पता चलेगा ना यहाँ के तौर तरीकों का। आरोही बेटा, सुबह मेरी चाय में भी चीनी जरा ज्यादा थी, कल से ध्यान रखना। भाभी, हैरानी की बात है कि आपको चाय तक बनाना नहीं आता है। अब मैं आपकी मम्मी से शिकायत करूंगी कि आंटी जी, आपने अपनी बेटी को चाय तक बनाना नहीं सिखाया है। चुप करो ईशा, जो मुंह में आता है बोलती चली जाती हो, जबान पर कंट्रोल रखा करो अपनी। मजाक कर रही हूँ मम्मी, देखो भाभी समझ गई लेकिन आप नहीं समझी। तेरी ये गज भर लंबी जुबान थोड़ी मीठी हो जाए ना, इसलिए ज्यादा चीनी डाली थी मैंने। मुझे कुछ नहीं आता कह रही है, खुद को आईने में जाकर देख ले जरा एक बार। आरोही के चेहरे पर फिर से त्योरियां चढ़ जाती है और ईशा खुशी से मुस्कुराने लगती है। भाभी का लाल लाल चेहरा देखकर मन काटन काटन हो जाता है। इसी तरह 2 महीने गुजर जाते हैं। ईशा हमेशा अपनी भाभी को चिढ़ाने के बहाने ढूंढ ढूंढ कर उसे परेशान करके खुश होती थी। एक दिन ईशा के मम्मी पापा उससे मिलने और गरिमा जी का हालचाल पूछने घर आते हैं। आरोही चाय बनाने जाती है और ईशा मौका साथ लेती है। अच्छा किया जो आप लोग आ गए, आरोही बहू भी आप लोगों को ही याद कर रही थी। वैसे तो आप लोग हर रोज कभी नॉर्मल तो कभी वीडियो कॉल पर घंटों तक बात होती ही होगी, लेकिन आमने सामने बात करने का ना अलग ही मजा है। कहाँ बेटा, ये अपने काम में बिजी रहती है और मैं अपने। हाँ, हफ्ते में एक आध बार बात हो जाती है हमारी। आपका तो पता नहीं आंटी जी, लेकिन भाभी भला किस काम में बिजी रहती है? इतने भी काम नहीं है हमारे यहाँ। भाभी ने आपको झूठ कहा होगा। आरोही ने हमें कुछ नहीं कहा बेटा, उसका फोन कम आता है ना, तो मैंने ही अंदाजा लगा लिया था। वो तो यहाँ बहुत खुश है, हमेशा आप लोगों की तारीफ करती रहती है। क्यों जी? महेश जी हाँ में सिर हिला देते हैं, लेकिन ईशा का बोलना उन्हें अच्छा नहीं लगता है। गरिमा जी भी ईशा को आंखें दिखाती है, लेकिन ईशा इग्नोर करके आगे कहती है, वैसे हम लोग तो हैं ही तारीफ के लायक, लेकिन आंटी जी आपसे एक शिकायत है कि आपने भाभी को अच्छी चाय तक बनाना नहीं सिखाया है। ईशा बस करो। मैं तो मजाक कर रही हूँ मम्मी, आप लोग भी इसे मजाक ही समझिएगा। हाँ। आरोही किचन में से ये सब बातें सुन रही थी। सीमा और महेश जी आरोही का कमरा देखने के बहाने उससे अकेले में मिलते हैं और सीमा उसे कहती है, आरोही मुझे सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा बेटा, तू तो कितनी अच्छी चाय बनाती है, खाना भी कितना टेस्टी बनाती है, फिर यहाँ क्या हो गया तुझे? आरोही उन्हें सारी बात बताती है और सीमा कहती है, अच्छा तो फिर छोड़, उसका ज्यादा टेंशन मत लेना, कुछ नंदे ऐसी ही होती है, दामाद जी और गरिमा जी की तरफ देखकर चुप ही रहना, एक बार इसकी शादी हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। मम्मी की बात को आरोही पल्ले से बांध लेती है, लेकिन ईशा की बदतमीजी कम होने के बजाय बढ़ती जाती है। एक दिन वो अपनी 2 सहेलियों को खाना खाने के लिए इनवाइट करती है और आरोही और गरिमा को ये बात बताती है, कल मेरी 2 सहेलियां खाने पर आ रही है, भाभी आप अच्छा सा लंच तैयार कर लीजिएगा और प्लीज उनके सामने मुझे दीदी कहना, क्योंकि उनकी भाभी भी उन्हें दीदी ही कहती है, आगे भी दीदी ही कहना आप मुझे। ये क्या नया फितूर चढ़ा है तुझ पर? तू बस 2 महीने बड़ी है इससे, सहेलियों की तरह दोनों, फिर इतनी औपचारिकता क्यों? मम्मी, ननद ननद होती है और भाभी भाभी, दोनों कभी सहेलियां नहीं बन सकती। मेरा रुतबा इनसे बड़ा है घर में, और 2 महीने ही सही, बड़ी भी तो हूं ना मैं इनसे। ये मुझे दीदी बोलेंगी बस, मैं भी तो इन्हें भाभी कहती हूँ ना। अच्छा बाबा ठीक है, तू और तेरी तुनक मिजाजी, बहू तू इसे दीदी ही बोला कर आज से, ठीक है?
ठीक है मम्मी जी, मैं इन्हें दीदी ही कहूंगी आज से। ईशा इसे बहुत बड़ी जीत समझकर फिर से खुश है और आरोही भुनभुनाते हुए चली जाती है। बड़ी आई मुझसे दीदी बुलवाने वाली, दीदी नहीं दादी है सबकी, खूसट वाली दादी। चलो कल के मेन्यू के बारे में सोच लेती हूँ। आरोही मेन्यू तैयार कर लेती है और ईशा के पास अप्रूवल के लिए लेकर जाती है। बस 7 डिशेस? भाभी ये पूरा मेन्यू है या आधा? कुछ चीजें तो इसमें ऐड करोगी ना आप? ईशा मेरा मतलब है दीदी, ये सब काफी हैवी डिशेज हैं। मुझे लगता है कि इससे आराम से हो जाएगा आप लोगों का, और कोई चीज ऐड करने की जरूरत नहीं है इसमें। हे भगवान, कितनी आलसी हैं आप भाभी। अरे इतनी डिशेस तो रोज के खाने में होनी चाहिए, जो आपकी शादी के बाद अब होती नहीं है। मेहमान आ रहे हैं भाई, कम से कम 10 तरह के पकवान तो बनने ही चाहिए ना। ठीक है, इसमें कुछ और भी चीजें ऐड कर देती हूँ फिर। ये वर्मा निवास है भाभी, यहाँ आपके मायके का कंजूसी वाला सिस्टम अब बिल्कुल भूल जाइए। खाना भरपूर और पूरे दिल से बनाइएगा आप, मेरी सहेलियां खुश होकर जाना चाहिए बस। मेरे मायके में एक बार आकर तो देखो, फिर ये गज भर की लंबी जुबान चलना बंद ना हुई तो कहना। लगता है इसकी सहेलियां भी इसी तरह नकचड़ी होगी। अगले दिन आरोही सुबह से ही काम पर लग जाती है और दोपहर के खाने की तैयारी करती है। एक एक करके वो सारा खाना बना लेती है और गरिमा को बुला कर लाती है। आप एक बार चक्कर देख लीजिए मम्मी जी, सब ठीक तो है ना? पहली बार मैंने इतना सारा खाना बनाया है ना, इसलिए। गरिमा एक एक चीज चखती है और प्यार से कहती है, ईशा भी एक नंबर की पागल है, 2 सहेलियों के लिए इतना सारा खाना बनवा लिया है। वैसे खाना तो सारा ही स्वादिष्ट बना है बहू। चल अब थोड़ी देर चलकर आराम कर ले, मैं भी जरा अपने कमरे में जाकर लेटती हूँ। गरिमा अपने कमरे में आराम करने चली जाती है और आरोही भी थोड़ी देर आराम कर लेती है। ईशा की सहेलियां आती है और घर में हंसी मजाक की आवाजें आने लगती है। भाभी, ओ भाभी, जरा पानी लाना। लाती हूँ। ये लीजिए, मैं कुछ ठंडा भी लेकर आती हूँ, क्या लेंगी आप लोग? भाभी, ठंडे में हजारों चीजें होती है, इन्हें क्या पता हमारे यहाँ क्या क्या है? आप ऑप्शंस तो बताइए इन्हें। कॉमन सेंस यूज कीजिए भाभी, कॉमन सेंस। मैं आगे यही पूछ रही थी कि आपने बोल दिया दीदी। वैसे आप नींबू पानी लेंगी या आम का पन्ना? भाभी, हम दोनों के लिए आप आम का पन्ना ही लेकर आ जाइए प्लीज। आम पन्ना पीने के बाद तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती हैं और टेबल पर एक के बाद एक आती चीजों को देखकर हैरान रह जाती है। भाभी, कितनी सारी डिशेस बनाई है आपने, हम इतना नहीं खाते भाई। ईशा, तूने भाभी से हमारे बारे में ऐसा क्या बता दिया जिन्होंने इतना सारा खाना बना लिया? अरे भाई तुम खाओ ना, कल पीठ पीछे मेरे नाम से ही बातें बनाओगी कि मैंने अपनी भाभी को कुछ भी नहीं सिखाया है। ये तो भाभी की ट्रेनिंग पीरियड चल रही है समझो। इनके मायके में कहाँ इतना अच्छा खाना बनता है ना भाभी? मायके के बारे में सुनकर आरोही को खूब गुस्सा आता है, लेकिन बाहर वालों के सामने तमाशा न खड़ा हो जाए इस वजह से वो चुप रह जाती है। वो मुंह फुलाकर किचन में जाती है और ईशा के चेहरे पर हंसी फैल जाती है। दोनों सहेलियों को भी ईशा का बर्ताव खटकता है। ईशा, हम देख रहे हैं कि तू तब से अपनी भाभी की इंसल्ट किए जा रही है, ये अच्छी बात नहीं है। भाभी भी तो तुझे कुछ नहीं कह रही। अगर हम ऐसी बातें अपनी भाभी से करते ना तो हमारी भाभी तो हमारा मुंह ही तोड़ देती। वही तो फर्क है ना तुम में और मुझ में, अपनी बात तो कुछ और ही है। आरोही को ईशा का आज का बर्ताव अच्छा नहीं लगता। वो गरिमा जी से इस बात की शिकायत करना चाहती थी, लेकिन उनकी तबीयत को देखते हुए कुछ नहीं कर पाती है। लेकिन अब धीरे धीरे उसका सब्र तो जवाब दे ही रहा था। इस बार अमित आएंगे ना, फिर मैं इसकी लंबी जुबान की शिकायत करूंगी और अब इसका कोई लिहाज नहीं करूंगी। मैं भी इसे सुना दिया करूंगी। अब एक दिन काम वाली नहीं आती है तो आरोही पूरे घर का झाड़ू पोछा लगाने के बाद हॉल में बैठी होती है। तभी ईशा वहां आती है और संतरे खाकर कुछ छिलके नीचे गिरा देती है। ये क्या है ईशा? अभी मैंने झाड़ू पोछा किया था, ये छिलके उठाओ और डस्टबिन में फेंक कर आओ। मुझे फिर से अपने नाम से बुलाया और छिलके गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं ना आपको, तो आप ही इन्हें फेंक कर आइए ना। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारा कचरा उठाकर फेंकूंगी। नौकर ना सही, खुद को नौकरानी ही समझ लो इस घर की, और ये छिलके उठाकर फेंक दो। तुम हद पार कर रही हो ईशा। नौकरानी नहीं हूँ, बहू हूँ मैं इस घर की, और ज्यादा बोलोगी ना तो तेरी ये लंबी जुबान निकालकर तेरे हाथ में धर दूंगी। बहुत सुन चुकी हूँ तेरी बकवास। ऐसे कैसे जुबान निकालोगी मेरी? और आपसे तुम, और अब तुमसे तू पर आ गई आप? ये संस्कार दिए हैं क्या आपके मम्मी पापा ने आपको? ईशा, मैं तुझे आखिरी बार समझा रही हूँ, अपने मुंह पर कंट्रोल रख ले, वरना सच में जुबान निकाल लूंगी तेरी। आगे से मेरे मम्मी पापा तक पहुंची ना तो तेरी खैर नहीं, समझी? आरोही का चंडी अवतार देखकर ईशा बुरी तरह डर जाती है और चुपचाप अपनी जान मुट्ठी में लेकर वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझती है। आगे भी वो आरोही के सामने मुंह नहीं खोलती है। इसी तरह 15 दिन बीत जाते हैं। अब घर में पूरी तरह शांति का वास हो जाता है। एक दिन दोनों हॉल में चुपचाप बैठी होती है और आरोही जानबूझकर केले के छिलके नीचे गिरा देती है। ईशा देखती है और आदत के अनुसार कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है, लेकिन
मुझे तो अब भाभी के सामने मुंह खोलने में भी डर लगता है। उस दिन का उनका अवतार देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ये कभी भी मेरी जुबान निकाल लेगी, लेकिन क्या करूं, उन्हें ताने मारने बिना रहा भी नहीं जा रहा है। घर का सन्नाटा बहुत बुरा लग रहा है। ईशा की बातों की आदत सी पड़ गई है मुझे। अब उसका चुप रहना भी काफी अखर रहा है। ये तो बुरी तरह डर गई है, लेकिन कुछ खट्टी कुछ मीठी बातें हों तभी तो घर में रौनक होती है। क्या करूं कि ये मुझे कोई और ताना मारे और मैं भी उसका जवाब दूं। काफी देर कंट्रोल करने के बाद आखिरकार ईशा से रहा नहीं जाता और वो कह ही देती है, अब आपको ये नीचे गिरा हुआ केले का छिलका तो दिखाई नहीं दे रहा होगा ना भाभी। उस दिन तो इस पर से आपने महाभारत ही शुरू कर दी थी। छिलका डस्टबिन में डालते हैं, इतना ही समझ नहीं है क्या आपको? हाँ हाँ, तो तुझ में बड़ी समझ है ना, तुझे दिखाई दे रहा है तो तू ही उठा ले। 15 दिनों से चुप्पी को झेल रहे हॉल में फिर से पहले वाली रौनक आ जाती है और दोनों ननद भाभी पहले तो एक दूसरे के गले लगती है और फिर पहले की तरह शुरू हो जाती है।